नमस्कार छात्रों, मैं दीपा वाजपेयी व्याख्याता हिंदी बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीए तृतीय वर्ष द्वितीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि गद्य आखिर है क्या, गद्य का स्वरूप क्या है। तो लय, ताल, तुक आदि से रहित विचारात्मक वाक्यबद्ध रचना को हम गद्य की संज्ञा देते हैं। अर्थात किसी तरह की इसमें लय, ताल, तुक नहीं हो और विचारात्मक रचना हो तथा वाक्यबद्ध हो, सुगठित हो, तो उसे गद्य की उपमा दी जाती है। गद्य और काव्य हिंदी जो है इन्हीं दो भागों में विभाजित है। तो आज हम जानते हैं गद्य के बारे में। हिंदी गद्य का प्रारंभ, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को मानते हैं, लेकिन हिंदी गद्य के बारे में यदि हम देखें तो भारतेंदु युग से पूर्व ही जो है हिंदी गद्य का आरंभ माना जाता है। अर्थात भारतेंदु के पूर्व भी हिंदी गद्य का रूप मिल रहा था, लेकिन वो रूप कैसा था? परिष्कृत नहीं था, खड़ी बोली हिंदी गद्य का रूप नहीं था, बल्कि प्रारंभिक रूप था। तो मिली जुली क्षेत्रीय भाषाओं से बना हुआ वो हिंदी गद्य का रूप दिखाई पड़ रहा था। तो हिंदी गद्य का ये प्रारंभिक रूप तत्कालिक दान पत्रों, पट्टों, परवानों, प्राचीनतम ग्रंथ की टीकाओं व अनुवाद के रूप में प्राप्त हो रहा था। यानी हिंदी गद्य का आरंभिक रूप जो भारतेंदु से भी पूर्व हमें दिखाई पड़ता है, वो पट्टों, परवानों, ग्रंथ की टीकाओं एवं अनुवादों के रूप में प्राप्त हो रहा है। परंतु यह खड़ी बोली गद्य में न होकर क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मिश्रण से बना हुआ रूप था। अर्थात इसमें राजस्थानी का भी रूप मिश्रित था, कहीं कहीं ब्रज भाषा का मिश्रण भी दिखाई दे रहा था खड़ी बोली के साथ। चूंकि वो हिंदी का आरंभिक काल था, हिंदी अपने रूप विन्यास को धीरे धीरे ग्रहण कर रही थी, तो इसलिए स्वाभाविक था कि उसमें तत्कालीन भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं के रूप का आ जाना। मैथिली भाषा में गद्य लेखन का उदाहरण यदि हम देखें तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया ग्रंथ वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली में हिंदी गद्य का अनुपम उदाहरण माना जाता है। संवत 1400 के आसपास जो है वो ब्रज भाषा में भी गद्य का लेखन आरंभ हो गया था। विठलनाथ जो कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उनके द्वारा रचित श्रृंगार रसमंडन तथा गोकुलदास कृत 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता तथा नाभादास द्वारा लिखा गया अष्टयाम आदि ग्रंथ जो है वो ब्रज भाषा गद्य के सुंदर उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब खड़ी बोली की यदि हम गद्य रचना की बात करें तो खड़ी बोली गद्य रचना हमें 1700 ईस्वी के आसपास दिखाई देती है। और खड़ी बोली की यदि हम पहली रचना बोले तो अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा को हम हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मान सकते हैं। परंतु वो भी हिंदी का परिष्कृत रूप नहीं था। हिंदी की यदि परिष्कृत सर्वप्रथम गद्य रचना की बात करें तो सन 1741 में लिखी गई भाषा योग वासिष्ठ, जिसके की लेखक थे डॉक्टर राम प्रसाद निरंजनी जी, अर्थात राम प्रसाद निरंजनी द्वारा विरचित भाषा योग वासिष्ठ को हिंदी गद्य की पहली परिष्कृत गद्य रचना माना जा सकता है। हिंदी गद्य के यदि विकास की बात करें तो इसका वास्तविक विकास 18वीं सदी के उत्तरार्ध अर्थात भारतेंदु के उदय
उदय के साथ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। परंतु भारतेंदु से पूर्व अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है और वहां के 4 प्राध्यापक उनको हिंदी गद्य के विकास का, हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने का, प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा जाता है। ये 4 प्राध्यापक कौन थे? पहले थे इंशाह अल्लाह खान, जिनके द्वारा लिखी गई रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। दूसरे थे लल्लू लाल। तीसरे थे सदल मिश्र, जिनकी रचना थी नासिक केतोपाख्यान। इसके अलावा सदा सुखलाल, सुख सागर इनकी रचना थी। तो ये 4 प्राध्यापक हिंदी के प्रचार और प्रसार का उत्तरदायित्व संभाले हुए हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य करने लगे। इसके अतिरिक्त उस काल में 2 राजा भी थे। 2 राजा थे, जिनमें एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह, जिसमें से शिव प्रसाद सितारे हिंद की गद्य भाषा जो थी वो अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता लिए हुए थी, तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्राधान्य था। इन दोनों ने भी हिंदी के गद्य स्वरूप को आगे बढ़ाने का महान कार्य किया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु के उदय होते ही हिंदी गद्य अविस्मरणीय रूप से आगे बढ़ता चला गया। भारतेंदु ने स्वयं गद्य रचना की। गद्य की सभी विधाओं, निबंध, कहानी, नाटक, आलोचना, सभी को इन्होंने आगे बढ़ाया। लोगों के सामने, लोगों के बीच में तथा लोगों के मन में गद्य के प्रति सम्मान का भाव उन्होंने जगाया। लोगों के जीवन का अंग बना दिया उन्होंने हिंदी गद्य को, कभी निबंध के रूप में, कभी नाटक के रूप में, कभी समाचार पत्र के माध्यम से। तो इस तरह हम देखें कि भारतेंदु का योगदान जो है वो अभूतपूर्व है हिंदी गद्य के क्षेत्र में। अब 19वीं सदी के आरंभ में अनेकानेक धार्मिक सामाजिक आंदोलनों ने भी हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार को करने का कार्य किया। कैसे किया? ईसाई मिशनरीज को अपने सिद्धांतों को हिंदी जनता के बीच में प्रचारित प्रसारित करने के लिए यहाँ की भाषा को माध्यम बनाने की आवश्यकता सिद्ध हुई। इसीलिए उन्होंने हिंदी गद्य को अपरोक्ष रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी तरह हमारे अनेक सामाजिक आंदोलनकर्ता जैसे कि गोविंद रानाडे और दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना ही खड़ी बोली हिंदी में की थी। तो इन लोगों ने भी अपने आंदोलनों, अपने साहित्य, अपनी रचनाओं, अपने सिद्धांतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम देखते हैं इस तरह कि हिंदी गद्य का आरंभिक स्वरूप क्या था, किस तरह क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी गद्य जो है वो धीरे धीरे आकार लेता है और उसके बाद भारतेंदु युग के आते आते वो पूरी तरह से एकदम अपना रूप निर्मित कर लेता है और धीरे धीरे जो है वो साहित्य का महत्वपूर्ण अंग बनकर के सामने आता है। तो इस वीडियो में इस कक्षा में इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी हिंदी गद्य की अनेकानेक विधाओं के बारे में, जिसमें पुरानी गद्य की विधा कौन सी है और हिंदी गद्य की नवीन विधाएं कौन सी हैं, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।